Good morning. Please come to investment decision. Very important chapter. आज से आपका मेन कैलकुलेशन का काम चालू होगा। कल हमने क्या देख लिया इंपॉर्टेंट चीज कि 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एंड कॉन्टिंजेंट प्रोजेक्ट और डिपेंडेंट प्रपोजल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या करना है, आइदर ऑफ द टू विल बी सिलेक्टेड, एक सिलेक्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट प्रपोजल में जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टारगेट रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर रिटर्न जनरेट करेगा वो सिलेक्ट होगा, दूसरे रिजेक्ट होंगे। और कॉन्टिंजेंट प्रपोजल में सिलेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ द अदर प्रोजेक्ट। अभी आ जाइए पैराग्राफ नंबर 7.4.3, दिख रहा है क्या, स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब कंपनी को कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसके लिए क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर विल बी इनकर्ड नाउ बट द रिटर्न्स आर इन फ्यूचर, फ्यूचर इज अनसर्टेन। ओके, तो देयरफॉर पहले आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो जनरेट होगा ओवर द लाइफ ये आपको एस्टिमेट करना है। प्रैक्टिकली ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि एसेट से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट होगा ये एस्टिमेट करना है आपको। 2 साल बाद कितना जनरेट होगा, 3 साल बाद कितना, 5 साल बाद कितना। फ्यूचर इज अनसर्टेन बट फिर भी आपके पास जो भी बिजनेस का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, उसको यूज करके आपको एस्टिमेट तो करना ही होगा, नहीं तो जीवन में डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। सब कुछ पता हो जाने के बाद अगर आप डिसीजन लेना चाहो तो फिर क्या मतलब है, इज इट राइट। तो आपको एस्टिमेट करना है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाना होता है जो कि हम सीखेंगे। वैसे एज अ स्टूडेंट आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सारा डेटा तो दिया हुआ रहेगा, बस आपको उसको कैलकुलेट करना है। आपको दिया रहेगा फ्यूचर में सेल्स इतना होगा, वेरिएबल कॉस्ट इतना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इतना होगा, टैक्स इतना लगेगा, तो दिया हुआ, बस आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन वो सेल्स कितना होगा रियल लाइफ में वो एक चैलेंज है, राइट। बट फिर भी बेस्ड ऑन योर बेस्ट जजमेंट यू हैव टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो। फिर आपके पास, अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम्स। तो आपको देखना है कि कौन सा मेथड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट है, उस इवैल्यूएशन टेक्निक को यूज करेंगे। 2 से ज़्यादा रहेंगे तो उनको कंपेयर करेंगे। और तीसरी बात, बिकॉज आप फ्यूचर कैश फ्लो को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्टली कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। ये आपने मशीन यहाँ पे खरीदी 10,000 रुपये में और मान लो आपको कैश फ्लो 2,700, 2,800, 2,900, 3,000 ऐसे आया, तो आप खुश मत हो जाना कि टोटल तो 10,000 से ज़्यादा आ रहा है। खुश हो जाओगे क्या? क्यों नहीं खुश होगे? टोटल करो, 10,000 से ज़्यादा आ रहा है, टोटल 10,000 से ज़्यादा है। लेकिन क्या ये कंपैरिजन करना उचित होगा? क्या ये कंपैरिजन सही होगा? क्या गलती है इस कंपैरिजन में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये 10,000 रुपये आपने आज इन्वेस्ट किया, ये आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, तो इनको कंपैरिजन कैसे हम कर पाएंगे? हाउ डू वी मेक देम कंपेरेबल? तो इन सब की पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इसको हम बोलेंगे, इसको हम डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने के लिए लगेगा आपको डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट यानी दैट रेट ऑफ रिटर्न विच द मैनेजमेंट वांट्स टू अर्न एज अ मिनिमम। इज इट राइट? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक मिनिमम टारगेट रिटर्न रहता है, तो द टारगेट रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट। कितना होगा वो, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हर एक चैप्टर लिंक्ड है। वहां पर मैंने एक लाइन बताई थी आपको
WACC यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर डिस्काउंट रेट दिया है क्वेश्चन में, नॉर्मली दिया रहता है, तो उसको यूज करना, मतलब दैट इज द मिनिमम टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज समथिंग विच द मैनेजमेंट वांट्स टू अर्न, या फिर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा जो आपको निकालना पड़ सकता है। अकॉर्डिंगली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। पहला पार्ट है फ्यूचर कैश फ्लो कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो आपको उन्होंने नेक्स्ट 2-3 पन्ने में उसका ही ज्ञान बांटा है पूरा कि फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट कैसे होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर आज काफ़ी चर्चा होगी। और उसके बाद कौन सा कैपिटल बजटिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे इवैल्यूएशन के लिए। तो आपके सिलेबस में 8-10 टेक्निक्स हैं। कितने? ओ, तो उन टेक्निक्स को यूज करके आपको डिसीजन लेना है, यानी इस टेक्निक को यूज करेंगे तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो अगले 2-3 दिन का भी यही एजेंडा रहने वाला है। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले के 2-3 पन्ने जो है ना, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए था, वार्म अप एक्सरसाइज था। नाउ द मैच बिगिंस। तो फर्स्ट थिंग क्या करना, आपको कैश फ्लो एस्टिमेट करना है। तुम पूछोगे कि कैश फ्लो क्यों करते हैं, सीधा सीधी प्रॉफिट क्यों नहीं ले लेते हैं। प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है, हम तो अकाउंटेंट है। प्रॉफिट इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम। प्रॉफिट में इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ एनी नॉन कैश आइटम विच इज इंक्लूडेड, depreciation, amortization. Is it right? Second, profit is based on accrual concept. सेल्स आज हुआ, पैसे 2 साल बाद मिलेंगे, तो उसकी भी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। तो प्रॉफिट नहीं लेते हैं बिकॉज प्रॉफिट इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम। प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम क्या अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैश। ये हमने एसेट खरीदा तो हमने 2 लाख रुपए दिए, बदले में हमें जो चाहिए वो भी कैश होना चाहिए या प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द रियल अमाउंट विच गोज इनटू माय पॉकेट? इट इज द कैश। कैश हैज गॉन आउट ऑफ माय पॉकेट, सो कैश शुड कम इनटू माय पॉकेट टू मेक देम कंपेरेबल। सो देयरफॉर कैपिटल बजटिंग में जो मेन पॉइंट याद रखना है, कैश फ्लो इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट द प्रॉफिट। ऑफ कोर्स एक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है जिसमें प्रॉफिट भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको कोई दुनिया में यूज करता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के सिलेबस में है। ठीक है, प्रॉफिट के साथ कैसे कंपेयर करोगे? सेल तुमने आज किया तो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में आज सेल तो आ जाएगा, लेकिन मान लो कलेक्शन 2 साल बाद हुआ, तो आपके लिए तो 2 साल का पैसा ब्लॉक हुआ, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है, उसको ही तो कंसीडर करना है। लेकिन प्रॉफिट में वो कंसीडर नहीं होगा। प्रॉफिट में आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, कैश आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं है। इसलिए पहला बात है कि आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, लेकिन एक मेथड में प्रॉफिट है सिर्फ, बाकी में कैश फ्लो ही है। तो कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट, कैश फ्लो शुड बी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कैश फ्लो निकालना है। दूसरा है कैश फ्लो शुड बी इंक्रीमेंटल, यानी आपके डिसीजन से कितना कैश फ्लो बढ़ा या घटा। अगर आप ये मशीन खरीदेंगे तो इससे कितना आपको कैश फ्लो एक्स्ट्रा मिलेगा। जो ऑलरेडी मिल रहा है वो तो मिल रही है। एक मशीन खरीदी मैंने यहाँ पे, अटेंडेंस मशीन एग्जाम्पल। पहले मैं एम्प्लॉय को 20,000 रुपये सैलरी देता था महीने की अटेंडेंस चेक करने के लिए। अब वो मशीन लगा दी हमने, तो मेरा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्या हुआ? वो जो 20,000 मैं दे रहा था वो बच गया। द सेविंग इन कैश फ्लो इज आई विल कंसीडर कि ये मशीन लगानी है कि नहीं यहाँ पे अटेंडेंस मशीन। तो उसके लिए उससे मान लो एम्प्लॉय को मैंने बोला देखो अब तुम्हारा काम कम हो गया, पहले तुम्हें 20,000 सैलरी मिलती थी, अब 10,000 ही दूंगा क्योंकि बाकी काम तो मशीन कर रही है। तो मेरा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना होगा? 10,000, क्योंकि 10 तो पहले भी दे रहे थे, 10 अभी भी दे रहे हैं, लेकिन जो 10 बच गया दैट इज माई इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। अगर मैंने ओल्ड मशीन की जगह नई मशीन खरीद ली, तो ओल्ड मशीन से मेरे को ऑलरेडी 50,000 रुपये का रेवेन्यू हो ही रहा था,
न्यू मशीन से 60,000 का रेवेन्यू हो रहा है, तो मशीन, नई मशीन खरीदने का मेरे को क्या फायदा है? 10,000 रुपए का इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो सेकेंड प्रिंसिपल इज you have to take into account incremental cash flow in decision making. Only one technique is there in our syllabus, that is called accounting rate of return technique, ARR। इसलिए इसका नाम भी है अकाउंटिंग, क्योंकि ये अकाउंट से प्रॉफिट का फिगर लेता है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बट इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसकी प्रैक्टिकल यूसेज भी कम है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, इसलिए 2-4 क्वेश्चन इसको भी समर्पित रहेगा, ठीक है, लेकिन उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो मे नॉट मैच विद द पीरियड ऑफ प्रॉफिट, यस और नो। इसलिए हम प्रॉफिट को यूज नहीं करते हैं इस चैप्टर में। ऑफ कोर्स प्रॉफिट से आपको कैश फ्लो निकालना आना चाहिए। प्रॉफिट में अगर डिप्रिसिएशन माइनस होकर आए तो हम उसको ऐड बैक करके कैश फ्लो निकाल सकते हैं, या अगर आपका सेल्स का कलेक्शन का पीरियड अलग है तो हमको कैश फ्लो निकालना आना चाहिए। इसीलिए आपके अकाउंट्स में एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, याद है? उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस करते करते कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पहुंच जाते हैं। वही है यहां भी हमें वही करना, लेकिन आपको इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। नॉन कैश आइटम को कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्ट्रीम विल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो इज कॉस्ट एंड कैश इनफ्लो इज बेनिफिट। उसी प्रकार आपको देखना है कि कितने सालों तक कैश फ्लो जनरेट होगा, कितने सालों तक ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करेगा, उसके लिए आपको एस्टिमेशन करना। वापस ये काम हमारा नहीं, स्टूडेंट का। बनने के बाद कुछ बन गए फ्यूचर में डिग्री वाले होल्डर, तब फिर आपको ये सब एस्टिमेट करना है कि इस एसेट से कितने ईयर्स तक कैश फ्लो जनरेट होगा, यस और नो। सपोज आपने एक मशीन खरीदी है तो उससे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, कितने साल कैश फ्लो जनरेट होगा, वो आपको एस्टिमेट करना होता है। उसके लिए हमें देखना है एसेट कितने सालों के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। लैपटॉप खरीदते हैं, ऐसा लगता है कि 5-10 साल चलेगा, ये 2-3 साल के बाद ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और पुराना लैपटॉप फिर चलता ही नहीं है। ये नए नए सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करो तो वो काम ही नहीं करता है। तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस को ध्यान में रखना है। कुछ एसेट फिजिकली डिटोरिएट हो जाएंगे, यस और नो। तुम कार चलाओगे दिन में 14-14 घंटे, तो क्या वो हमेशा के लिए वैसी टिकी रहेगी? नहीं। तो एसेट्स की फिजिकल डिटोरिएशन होगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस प्रोडक्ट का डिमांड कितने समय तक बना रहेगा। दिस ऑल विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अपने आप में एक नॉन कैश आइटम है, यानी डेप्रीशिएशन की वजह से कैश फ्लो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट होता है? आप तो इनकम टैक्स के गुरु हैं, ठीक है, चैंपियन हैं। इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रीशिएशन को टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर माना गया है, यस और नो। तो डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, बट टैक्स इज अ कैश आइटम। तो अगर 1 लाख रुपए आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे और टैक्स रेट 30% है, तो 30,000 रुपए आपको टैक्स सेविंग होगी, जिसको हम टैक्स शील्ड बोलते हैं, जिसको हम टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। क्या टैक्स सेविंग इज माई कैश फ्लो? यस। जहां मैं 10 लाख रुपए टैक्स भरने वाला था, अब मैं 9,70,000 रुपए भरूंगा, तो मेरा आउटफ्लो घट गया ना। कैश आउटफ्लो कम होना इज इक्वल टू कैश इनफ्लो बढ़ना। तो डेप्रीशिएशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए आपको डेप्रीशिएशन का भी
कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा जब डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है तो डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में टैक्सेशन नहीं है, जीरो टैक्स पेइंग कंपनी है, तो डेप्रीशिएशन के पीछे दिमाग नहीं लगाना है, उसको कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक मेथड में काम आता है, ARR मेथड में। विच मेथड? ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। उसके अलावा बाकी किसी मेथड में हम प्रॉफिट यूज नहीं करते हैं, कैश फ्लो यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको सॉल्व करेंगे। अपनी बुक में सिर्फ टिक करते जाना पेंसिल से। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिटेड इन डेजर्ट कूलर्स। जो बड़े बड़े कूलर्स आते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट कूलर्स, ठीक है। ये बड़े बड़े कूलर, उसमें लगता है इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। इट हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹30 करोड़, कैश एक्सपेंस टू जनरेट this much sale is 25 crore. Suppose the tax rate is 30%, depreciation is 1.5 crore. अब तुम देखना इस एग्जाम्पल में डेप्रीशिएशन का महत्व क्या है। डेप्रीशिएशन कंसीडर करेंगे तो हमारा कैश फ्लो अलग आएगा, नहीं कंसीडर करेंगे तो हमारा कैश फ्लो अलग आएगा। आंसर बना हुआ है, पहले इस कॉलम पे फोकस करेंगे। नो डेप्रीशिएशन इज चार्ज। बच्चे ने कहा सर डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश आइटम है, छोड़ो उसको, हम तो कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, नॉन कैश आइटम छोड़ दो। आपकी बात मैंने कुछ सेकंड के लिए मान लो सुन ली, तो आंसर क्या होगा? सेल्स 30 करोड़, 25 करोड़ कॉस्ट है, 5 करोड़ आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। हमने थोड़ी देर के लिए माना कि डेप्रीशिएशन नहीं है। हेलो, थोड़ी देर के लिए माना कि डेप्रीशिएशन नहीं है, तो पीबीटी कितना आया? 5। टैक्स रेट 30% है, टैक्स रेट 1.30 है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3.50 हो गया। और डेप्रीशिएशन तो है ही नहीं, तो डेप्रीशिएशन छोड़ दो। तो ये कैलकुलेशन बता रहा है कि आपका कैश फ्लो 3.5 करोड़ है। लेकिन मान लो डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो क्या होगा? 30 - 25, 5 ग्रॉस प्रॉफिट। इस बार डेप्रीशिएशन कंसीडर किया हमने, तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो गया। पीबीटी यानी टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम कम हो गया तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.45, यहां तक पहुंच गए। अब इसमें वापस डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर देना, क्योंकि ये 1.5 करोड़ का आपका आउटफ्लो हुआ नहीं है। इनकम घटी लेकिन बैंक बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो उसको वापस हम ऐड बैक करेंगे। अब देखो जनाब चमत्कार डेप्रीशिएशन का, 3.95 आ गया। तो डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो कैश फ्लो 3.95, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.45। उसको क्रॉस चेक करेंगे। आपने डेप्रीशिएशन 1.50 चार्ज किया, टैक्स रेट 30% है, तो 0.45 आपका टैक्स सेविंग हुई है। इस टैक्स सेविंग की वजह से आपका कैश फ्लो 0.45 से बढ़ गया है। या फिर आप इसको भी देख सकते हैं, टैक्स वाले लाइन को। पहले आप 1.5 करोड़ टैक्स पे कर रहे थे, अभी 0.5, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.45, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1.50 इंटू 30%। तो डेप्रीशिएशन का ये एडवांटेज है। डेप्रीशिएशन इन इटसेल्फ इज अ नॉन कैश आइटम, but depreciation helps in saving tax, which is a cash flow item. Hence depreciation is relevant in capital budgeting. Theory question लिख पाओगे एग्जाम में? How depreciation is relevant in capital budgeting? When it is a non cash item, it helps us to save tax. तो आप देख रहे हैं 0.45 करोड़ का आपका टैक्स सेविंग हुई, उस 0.45 के टैक्स सेविंग की वजह से आपका कैश फ्लो बढ़ गया। इसको हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे? टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीशिएशन, टैक्स शील्ड ऑन या टैक्स सेविंग, जो आपको ठीक लगे, जो श्रद्धा वो नाम से बुला सकते हैं। आपका बच्चा आप जो नाम से बुला ले, टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ये था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक बार वापस लौट कर आएगा आगे के डिस्कशन में भी।
पहले बेसिक डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपको ये भी देखना है कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो इसका क्या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, मेरे इस डिसीजन से कुछ और इनकम या एक्सपेंस पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसको भी कंसिडर करना है। ये सपोज आप एक लैंड ओन कर रहे हैं, आपने इसको रेंट पे दे रखा है, फिलहाल लैंड को रेंट पे दे रखा है, अच्छा खासा 5 लाख रुपए रेंट मिल रहा है। फिर एक दिन आपके अंदर जोश जागा, आपने कहा अब मैं इस लैंड पे एक फैक्ट्री सेटअप करूंगा। ठीक है, जैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगा, आपको जो टेनेंट है उसको नोटिस देनी पड़ेगी कि टेनेंट भैया कल से मत आना, मैं यहाँ पे खुद की फैक्ट्री लगाने वाला हूं। तो क्या ये जो 5 लाख रुपए का आपका नुकसान हो रहा है, अब नुकसान होगा ना, नहीं मिलेगा, क्या हम उसको कंसिडर करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में? अपने डिसीजन में हम उसको भी कंसिडर करेंगे। बिकॉज ऑफ योर डिसीजन टू सेटअप अ फैक्ट्री on a land which was rented earlier, there is a loss of rent. There is a loss of rent. That loss of rent is also to be considered in your final decision making analysis. Is it right? That is called opportunity cost. Opportunity cost is foregoing of a benefit due to choosing an alternative investment option. आपने लैंड को रेंट पे देने की जगह फैक्ट्री के लिए यूज किया, तो यू आर फॉरगोइंग 5 लाख रुपीज ऑफ रेंट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन occur both at the time of initial outlay and during the tenure of the project. So अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन टाइम भी हो सकती है या फिर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो सपोज ये लैंड जो है मैं सोच रहा था इसको बेच दूं, मैं सोच रहा था इसको बेच देते हैं, कोई काम का नहीं है, बेचेंगे 10 लाख मिलेगा। फिर पता नहीं कहाँ से जोश जागा, मैंने कहा नहीं बेचते नहीं है, इस पे फैक्ट्री लगाएंगे। तो अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई है? 10 लाख रुपए। यानी कि जब मैं डिसीजन लूंगा तो 10 लाख को भी ध्यान में रखूंगा कि ये लैंड को बेचकर मुझे आज 10 लाख मिल सकते थे, तो नहीं बेचा तो 10 लाख का आपका नुकसान हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पिछले एग्जाम्पल में जितने साल तक का प्रोजेक्ट उतने साल मेरे रेंट का नुकसान हुआ। इज इट राइट? तो फिर आपको रेंट का नुकसान कंसीडर करना है। तो आपको देखना है कि जो एसेट है या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उससे आपको हो सकता है सिर्फ फर्स्ट ईयर में नुकसान हो, या फिर आपको ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट भी नुकसान हो सकता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग का है, अकाउंटिंग का नहीं है। ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग का है, अकाउंटिंग का नहीं है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं, जो ट्रांजैक्शन हो गया उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहां पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं कि हमारे डिसीजन की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अरे ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है। कंपनी ओन्स अ पीस ऑफ लैंड एक्वायर्ड 10 years ago फॉर 1 crore कैन बी सोल्ड फॉर 10 crore। मैंने भी आपको कहा था कि सपोज आपके पास एक लैंड है, उसको आपने कई साल पहले 1 करोड़ में खरीदा था, ये 1 करोड़ हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इस पूरे चैप्टर में हिस्टोरिकल कॉस्ट इज संक कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? जो कॉस्ट आप इनकर कर चुके हैं पास्ट में। और ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, तो जो कॉस्ट आप इनकर कर चुके हैं पास्ट में, दैट इज संक कॉस्ट। अब आप डिसीजन कुछ भी लो, संक कॉस्ट तो निकल चुका है, संक है। नाम देखो कितना सुंदर रखा, रखने वाले ने भी, पता नहीं किसके दिमाग में आया था संक कॉस्ट। वो कॉस्ट संक है, गया,
अब तुम डिसीजन लो या मत लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 साल पहले आपने इनकर किया था। आज उसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। तो आप डिसीजन लेते समय क्या करोगे? इस 10 करोड़ को ध्यान में रखोगे। दिस 10 crore you could have earned today if you would have sold the land, but if you are using the land for some project, you are foregoing 10 crore rupees. तो ये हो गया आपका इनिशियल ईयर 0 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद एक होता है संक कॉस्ट। इग्नोर संक कॉस्ट। इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन में बीच बीच में हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट डालकर दे देगी कि कंपनी ने रिसर्च किया, उसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च किए, फिर एक नई वैक्सीन बनाई। क्या ये वैक्सीन कंपनी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या नहीं? तो ये जो 10 लाख आपने रिसर्च कॉस्ट इनकर कर लिया है ना, वो संक कॉस्ट गया। अब बनाओ या मत बनाओ, वो तो गया संक। ओके, डूब गया, वो तो नाम में ही सारे गुण छुपे हैं, जो डूब गया गया। तो दिस कॉस्ट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, इसको एक्सक्लूड करना है। क्वेश्चन में बीच बीच में आएगा कंपनी इनकर्ड मार्केटिंग रिसर्च टू चेक वेदर अ प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेबल इन द मार्केट और नॉट। मार्केट सर्वे करती है ना कंपनी लॉन्च करने के पहले, उसके लिए वो एजेंसीज होती हैं जो कस्टमर से पूछते हैं कि क्या आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, आएगा, लेंगे, ऐसा कुछ। फिर वो जाके कंपनी को एक रिपोर्ट देती है कि हमने 1000 लोगों से सर्वे किया, उसमें 900 लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बेसिस पे कंपनी आगे डिसाइड करती है लॉन्च करना है नहीं करना है। लेकिन ये जो पैसा आप खर्च कर चुके हैं मार्केटिंग रिसर्च पे डिसीजन लेने के पहले, दैट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट आर टू बी इग्नोर्ड इन डिसीजन मेकिंग। इज इट राइट? इंस्टीट्यूट ने भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 1 लाख रुपए आपने कंसल्टिंग फीस भरी, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाया एक सीए से। सीए को पहले पैसे देने होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन 1 लाख तो आपने उसको दे दी, उसने तो अपनी फीस ले ली। क्या ये 1 लाख रुपए मेरे डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट है? क्या हम इसको अपने कैश फ्लो कैलकुलेशन में लेंगे? नहीं लेंगे। अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अकाउंटिंग में जो करना करो। डिसीजन मेकिंग में अब इस 1 लाख रुपए को आप नहीं दिखाएंगे कहीं पे भी कैलकुलेशन में, सिर्फ स्टूडेंट एक नोट लिखेगा, संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ना बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, जो गया सो गया। ठीक है, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, दैट इज इन शॉर्ट संक कॉस्ट। वर्किंग कैपिटल, सिर्फ मशीन से काम नहीं चलता है। मशीन को चाहिए इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, कैश इन हैंड, सम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इज इट राइट? तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ मशीन से काम नहीं चलेगी, पेन भी लगेगा। इतनी बड़ी क्लासरूम में इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लेकिन पूरा खेल रुक जाएगा इस पेन की वजह से। अगर ये बैटरी खत्म हो गई इस माइक में तो काम रुक जाएगा। फिर ये हमारा वर्किंग कैपिटल, छोटे छोटे एक्सपेंडिचर। ये नोटबुक है, बुक है, दीज आर वर्किंग कैपिटल। कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग। देखो नाम भी कितना सुंदर है, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग। इज इट राइट? संक कॉस्ट, कॉस्ट विच इज ऑलरेडी संक। तो जब आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, you will take into account the working capital that will be required. तो वर्किंग कैपिटल भी आपके कॉस्ट में आएगा। वर्किंग कैपिटल हमें या तो स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल हमें बीच बीच में भी लगता रहता है। जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो आपको और एडिशनल वर्किंग कैपिटल लाना होगा।
वर्किंग कैपिटल के साथ एक अच्छी बात है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल वापस रियलाइज हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल वापस रियलाइज, अभी मैंने वर्किंग कैपिटल पे 1 लाख लगाया, तो आज मैं उसको आउटफ्लो दिखाऊंगा, 5 साल के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट, वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगा। जैसे आज आपने इन्वेंट्री परचेस कर ली, स्टूडेंट के दिमाग में ना ये चीज बैठती नहीं, इंस्टीट्यूट ने तो अपना 1 लाइन लिखकर अपना काम पूरा कर दिया, वर्किंग कैपिटल विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ, ओके। उसके बाद आज आपने इन्वेंट्री परचेस की, तो इन्वेंट्री टू बैंक हो गया आपकी भाषा में, अकाउंटेंट की भाषा में। उसके बाद जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, ये इन्वेंट्री रोटेट होते रहेगी, इन्वेंट्री वापस बैंक में कन्वर्ट होगी, बैंक वापस इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगा। लेकिन लास्ट ईयर में फिर क्या होगा, लास्ट ईयर में आपके पास वो इन्वेंट्री रह गई, तो लास्ट ईयर में रिवर्स हो जाता है, बैंक टू इन्वेंट्री। सो फाइनली इस तरह से ये इन्वेंट्री रिलीज हो गई। जैसे इन्वेंट्री वैसे बाकी वर्किंग कैपिटल के आइटम्स भी। तो स्टूडेंट को अज्यूम करना है, क्वेश्चन में दिया हो तो सम्मान, जो बोले उसका सम्मान। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हमको अज्यूम करना है कि जितना वर्किंग कैपिटल आप ईयर 0 में इन्वेस्ट करेंगे या बीच बीच में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट की लास्ट में पूरा रिकवर हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट के लास्ट में पूरा रिकवर हो जाएगा। सर नहीं दिया क्वेश्चन में, तो तब मैं बोल रहा हूं ना, नहीं दिया तो ही तो बोल रहा हूं क्या करना है। दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है, जब प्रोजेक्ट खत्म तो पैसे वापस आ गए। तुम बोलोगे ना इन्वेंट्री बिक गया, तो बिक गया मतलब पैसे आ गए ना वापस। आज आपने इन्वेंट्री खरीदा, 5 साल तक वो अपने आप रोटेट हो रहा है, कैश टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टू कैश। लेकिन आखिरी ईयर में आखिरी बार बैंक टू इन्वेंट्री होगा और उसके बाद वो साइकिल बंद हो जाएगी, तो पैसा आ गया मेरे पास। वही चीज बाकी आइटम के लिए भी एप्लीकेबल है। उसके बाद बच्चा पूछ रहा है कि हम वर्किंग कैपिटल पे भी डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, इनकम टैक्स में वर्किंग कैपिटल पे तो डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं करते हैं। इज इट राइट? सो नो डेप्रीशिएशन ऑन वर्किंग कैपिटल इज, though it might be possible that at the time of release its value might have reduced। हो सकता है 5 साल के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू घट गई हो, वो हो सकता है थोड़ी बढ़ भी गई हो। हम क्या करेंगे, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, जितना वर्किंग कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उतना रिकवर होगा। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा मैंने देखा है बहुत पहले कि वो लिखते हैं 95% ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड। तो अब यहाँ पर जब इंस्टीट्यूट कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है तो उसको फॉलो करना। अगर आपने 1 लाख वर्किंग कैपिटल में आज लगाया तो 5वें साल 90,000 ही रिकवर हो पाएगा, तो फिर आपको 90,000 लिखना है। उसके बाद हो सकता है आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़े। जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंपनी को 3 साल के बाद और 10 लाख रुपए लगेंगे, 5 साल के बाद और 2 लाख लगेंगे, तो उतना आपको लेते जाना है। जितना भी वर्किंग कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा लास्ट ईयर में रिकवर कर लेंगे, ठीक है। जब आप वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाओगे इट इज एन आउटफ्लो, और जब रिकवर करेंगे इट इज एन इनफ्लो। सिमिलरली एनी रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। रिकवर करेंगे इनफ्लो, इन्वेस्ट करेंगे आउटफ्लो। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने बांटा ज्ञान। इट मे बी नोटेड दैट इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड फॉर द रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, it is assumed that full amount has been realized at the end of the project। ये है ज्ञान जो आपको साथ लेकर चलना है। कुछ नहीं दिया है तो पूरा रिकवरी करना है। मैं भी वही कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट भी वही कह रही है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ता है तो आउटफ्लो दिखाना है, वर्किंग कैपिटल घटता है तो इनफ्लो दिखाना है।
चूंकि आप अकाउंट्स के भी स्टूडेंट हैं, कॉस्टिंग के भी स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर से भी आएंगे अभी। एलोकेटेड ओवरहेड, पहली बात, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड देखते हैं कौन सही बता पाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट, एग्जाम्पल वेजेस, वेजेस ओवरहेड है। फैक्ट्री रेंट हो सकता है, पावर, सॉरी पावर, 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 एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, ओवरहेड। क्या होता है जब कंपनी, पहले एक मशीन 1 थी, उन्होंने एक और मशीन 2 खरीद लिया, तो आपने कॉस्टिंग में एलोकेशन सुना है, पहले 1 लाख रुपया फैक्ट्री ओवरहेड लगता था, अभी एक ही मशीन थी तो सारा का सारा इस पे एलोकेट कर देते थे वो। अब उन्होंने सोचा अब तो 2 मशीन हो गई है, लेकिन ओवरहेड उतना ही 1 लाख ओवरहेड। तो उन्होंने सोचा एक काम करो, अच्छी कॉस्टिंग के लिए दोनों में 50-50 हजार एलोकेट कर दो। क्या तुम M2 को इवेल्युएट करते समय इस 50,000 को कंसीडर करोगे? वोट करना है, यस नो, यस नो। ये 1 लाख पहले आप इनकर कर रहे थे, 1 लाख अभी भी इनकर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, आपने उसको एलोकेशन उसका बदल दिया है। तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? मशीन 2 जो हमने नई एसेट परचेस की, उसकी इवैल्यूएशन में क्या हम इस 50,000 को कंसीडर करेंगे? वोट फॉर यस, हाथ उठाइए, काउंट करेंगे। वोट फॉर यस, वोट फॉर यस। ओके, वोट फॉर नो, कंसीडर नहीं करेंगे। वोट फॉर नो, कंसीडर नहीं करेंगे। सी, कांड से, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, कांड से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, डिपेंड्स वगैरह कुछ है ही नहीं भाई साहब, इसका एक ही आंसर है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। तुम लोग एक बात बताओ, कसिनो क्यों नहीं जाते हो? वहां शायद तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऐसे रैंडम आंसर मत दिया करो। मैं आपके सामने वैल्यू रख रहा हूं कि 1 लाख था, ये 50,000, ये 50,000, फिर भी बंदा बोल रहा है वैल्यू पे डिपेंड करता है। अरे वैल्यू दी है ना, आप बोलो तो सही। दिमाग को थोड़ा सा तकलीफ क्यों नहीं देते हो? जब पहले भी 1 लाख खर्चा हो रहा था, अभी भी 1 लाख खर्चा हो रहा है, तो मशीन 2 की वजह से तुम्हारा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो तो 0 है। ओ, फर्स्ट लाइन में मैंने आपको समझाया था कि आपके डिसीजन से इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पे इंपैक्ट देखना है। तो ओवरहेड तो हमको इनकर करना ही है 1 लाख। मान लो मैंने मशीन 2 नहीं भी खरीदी तो भी 1 लाख इनकर करना ही है, परचेज किया तो भी 1 लाख करना ही है। तो मशीन 2 की इवैल्यूएशन के लिए वो 1 लाख का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, भले उसने क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी ने एलोकेट कर दिया 50,000 रुपए, वो उनका इंटरनल मैटर है, ठीक है, वो अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए मैटर करेगा, फाइनेंस मैनेजर के लिए वो मैटर नहीं करेगा। वो बोलेगा भैया मेरी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं गया। लेकिन कहानी में है ट्विस्ट, ये एक सुपरवाइजर है, ठीक है, जिसको हम 1 लाख रुपए दे रहे थे, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ रहा था वो। उसको मैंने कहा सुपरवाइजर इधर आओ, अब तुमको 2-2 मशीन सुपरवाइज करनी होगी। उसने कहा नहीं मालिक, इतने कम पगार में मैं 2-2 मशीन हैंडल नहीं कर सकता। तो मैंने कहा एक काम करो, तुमको मैं 1 लाख नहीं, 1,02,000 रुपए दूंगा, अब तुम 2-2 मशीन हैंडल करो। ₹2,000 मैंने उसको ज्यादा ऑफर कर दिया। वापस वही पुराना सवाल, कंपनी का जो अकाउंटेंट है ना, आप जैसे लोग, उसने दोनों में 51,000 एलोकेट कर दिया। अब बोलो, मशीन 2 को अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो कि मशीन 2 खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो हम 2,000 रुपीज लेंगे या 51,000 लेंगे या 1,02,000 रुपए लेंगे?
डिसीजन मेकिंग के लिए? नाउ द आंसर इज 2000 बिकॉज ऑफ योर डिसीजन यू हैव टू पे 2000 मोर कैश फ्लो. इज इट राइट? तो 2000 ही लेना है फिर आपको. इमोशनल नहीं होना कि इधर 1 लाख इधर 2000. इमोशन का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है. इमोशनल आदमी दिल से डिसीजन लेता है. कैपिटल बजटिंग में दिमाग से डिसीजन लेना है. ठीक है. तो अलोकेटेड ओवरहेड जब तक बदल नहीं रहे हैं तब तक इग्नोर करना है, चाहे वो आपका दिमाग इंस्टीट्यूट कितना भी खाए. लेबर आवर बेसिस दे, मशीन आवर बेसिस दे, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए. हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ओवरहेड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. डिक्रीज भी हो सकता है. डिक्रीज हुआ तो जितना डिक्रीज हुआ वो मेरे बेनिफिट का है, उसको हम इनफ्लो दिखाएंगे. और अगर ओवरहेड बढ़ गया हमारे डिसीजन लेने से तो क्या करेंगे, उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा. जितना बढ़ेगा जितना घटेगा उतना कंसिडर करना है. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड आर अलोकेटेड टू न्यू प्रपोजल, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड. लेकिन अगर ओवरहेड चेंज हो सकता है तो जितना अमाउंट से बदलेगा, जितना अमाउंट से चेंज होगा उतना कंसिडर करेंगे. बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. घट भी सकता है ना, तो घटा तो फायदे में दिखा देना है. क्या हम एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 10 साल का प्रोजेक्ट है, पहले तो आपने यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया. आपको लगता नहीं कि मशीन के ऊपर आपको कुछ सालों के बाद, 5 ईयर के बाद कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए? क्या हम उसको भी कंसीडर करेंगे? यस, उसको भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. ये मशीन लेंगे तो मशीन पे आपको आगे चल के इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी लग सकता है. ठीक है. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट. इसको हम कैश आउटफ्लो ट्रीट करेंगे. लेकिन ये बाद में आप इनकर कर रहे हो तो इसका डिस्काउंटिंग करना होगा. इसको डिस्काउंटिंग यानी जो भी ईयर 0 के अलावा जो भी कैश फ्लो होगा, ईयर 0 के अलावा जो भी कैश फ्लो होगा, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, सबको बोलो डिस्काउंटिंग करनी होगी. इज इट राइट? कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो. कैटेगरी ऑफ कैश फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है. यहां पर एक कैश फ्लो आपका इनकर होगा जिसको हम बोलेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो, और जिसको हम लिखते हैं यूजुअली ईयर 0. उसके बाद ये प्रोजेक्ट की लाइफ है. यहां पर आपका कैश फ्लो जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. पैट नहीं बोलेंगे, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. स्टार्ट में बोल दिया मैंने, इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. और फिर लास्ट में क्या होगा, रिलीज. जो आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया है, 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट यहां पे करते हैं हम. एक कैपेक्स करते हैं, एक वर्किंग कैपिटल करते हैं. कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे रिलीज होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि वो कई बार मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है 10 साल के बाद. कई बार आपको 10% मिलेगा. तो यहां पर आपको 2 चीजें लिखनी है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट. सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज 0 अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी लाइफ खत्म, एसेट खत्म. और दूसरा रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो कैपेक्स जो है उसका सैल्वेज वैल्यू लेना है, और वर्किंग कैपिटल को 100% लेना है, अनलेस अदरवाइज
स्पेसिफाइड, अनलेस अदरवाइज। कैपेक्स को 0 लेना है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, वर्किंग कैपिटल को 100% लेना है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। दो चीज याद रखना है आपको, क्योंकि जो कैपिटल एसेट है वो खत्म हो जाता है। अगर मशीन है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, तो 5 साल 10 साल के बाद वो खत्म हो गया ना, फिर उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बिल्डिंग है तो हो सकती है उसकी रिकवरेबल वैल्यू ज़्यादा हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, तो हो सकता है उसका सैल्वेज वैल्यू उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी हो सकती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। अब हमारा सामने क्वेश्चन आएगा कि इनिशियल कैश फ्लो में क्या लेना है आपको। इनिशियल कैश फ्लो में क्या लेना है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक होता है फ्रेश प्रपोजल। सर फ्रेश प्रपोजल मतलब पहली बार कोई हम एसेट खरीद रहे हैं, फ्रेश। और एक होता है रिप्लेसमेंट प्रपोजल, यानी एसेट ऑलरेडी है मेरे पास, उसको बेचकर नया खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्रपोजल। तो फ्रेश प्रपोजल में अपना काम इजी है, आपको देखना है आज मुझे एसेट की कॉस्ट कितनी लगेगी, आज इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा, आज वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। इसके अलावा अगर और कुछ दिया तो देख लेना, संक कॉस्ट नहीं लेना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, रिप्लेसमेंट का अगर क्वेश्चन है तो मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन है जिसको मैं मशीन 2 से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो आज मेरा कैश फ्लो क्या होगा। मशीन 2 मुझे खरीदना है, उसकी कॉस्ट लगेगी, मशीन 2 मुझे इंस्टॉल करना है, उसकी कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल है। ओ, हो सकता है नई मशीन के साथ आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। तो अगर नई मशीन की वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो जितने से चेंज होगा उतना आपको कंसीडर करना है। कैसा हो सकता है नई मशीन की वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। नई मशीन हो सकता है बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती हो, एफिशिएंट हो, प्रोडक्शन टाइम कम हो, तो आपको इतना वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। फिर तो अगर आपका वर्किंग जो ऑपरेशन टाइम है वो कम हो जाए तो आपका वर्किंग कैपिटल कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या चेंज किया आपने। तो जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल लगेगा उतना ही लेंगे, जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल लगेगा उतना ही लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके पास एक मशीन है जिसको आप यूज कर रहे हैं तो कुछ वर्किंग कैपिटल पहले से ही उसमें लगा हुआ है, इज इट राइट। फिर हम इस मशीन को बेचेंगे, तो बेचेंगे तो कैश फ्लो आएगा। तो नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो पुरानी मशीन को बेचेंगे भी ना, तो बेचकर पैसा आया ना या नहीं आया। तो ईयर 0 में आपको उसको इनफ्लो दिखाना है, नेट प्रोसीड। और अगर आप ओल्ड मशीन बेचेंगे क्या होगा, लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो उस पर टैक्स शील मिलेगा, गेन हुआ तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ओल्ड मशीन को बेचेंगे तो आपको ये भी देखना है कि इनकम टैक्स वाले आपको कहीं इस पे टैक्स तो नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन हो गया ना। कैपिटल गेन वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने, कब सुन लिया आपने, मैंने तो बताया ही नहीं आज तक इनकम टैक्स में। ये चैप्टर में ना एक बहुत दिक्कत है, इनकम टैक्स भी पूरी तरह से घुसा हुआ है इसके अंदर। जब एसेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है आपको, तो कैपिटल गेन टैक्स लग गया तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना है। एसेट बेचेंगे लॉस भी हो सकता है, तो लॉस में भी एक अपना ही आनंद है, शिवानंद है लॉस में भी, ठीक है। लॉस में भी एक आनंद है, क्या, सेट ऑफ मिलता है, सेट ऑफ मिलता है। अरे किसी और इनकम के अगेंस्ट में उसको आपने एडजस्ट कर दिया तो आपका इनकम टैक्स कम हो जाता है ना, तो आपको वो भी कंसिडर करना है, ठीक है। अगर एसेट बेचते हैं
तो आपको क्वेश्चन में पढ़ के देखना है कि क्या इस पे टैक्स लगेगा या टैक्स सेविंग होगी या कुछ नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ नहीं हो। क्यों कुछ नहीं हो? ब्लॉक ऑफ एसेट है मान लो, और ब्लॉक ऑफ एसेट में 20 मशीन है, एक बेच दी एक खरीद ली, ब्लॉक कंटिन्यूड। इफ द ब्लॉक कंटिन्यूज नो टैक्स ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। याद है क्या? ब्लॉक खत्म हो गया तो फिर टैक्स लग सकता है, या एक ही मशीन में बेच दिया तो टैक्स लग सकता है आपको। या तो ब्लॉक खत्म हो जाए तब टैक्स लगेगा, या सेल वैल्यू इज मोर देन ब्लॉक वैल्यू, सेल वैल्यू इज मोर देन, तब आपको टैक्स लगेगा। तो अब ये सब चीजों को भी देखना है आपको कि एसेट बेचते वक्त ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है या नहीं, टैक्स लगाना है। इन सब का नेट इफेक्ट आएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में आपके 2-3 आइटम और बढ़ जाएंगे, 3 लाइन और बढ़ गई, मैं टिक करता हूं, आप भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट रहा तो ये 3 लाइन इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल लेना है आपको, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट लेना है, और अगर एप्लीकेबल हुआ तो जो भी टैक्स एक्सपेंस या टैक्स सेविंग होगी ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट, दैट वी विल कंसीडर। इसको हम बोलेंगे इनिशियल कैश फ्लो या इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश फ्लो। क्या बोलेंगे? क्योंकि कुछ हमने खर्चा किया लेकिन कुछ मिला भी तो है बदले में बेचकर, तो इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कैश फ्लो। अगर समय कम है तो सिर्फ कैश फ्लो लिख देना, अदरवाइज करेक्ट टर्म वुड बी हियर इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश आउटफ्लो। लिख लिया इंक्रीमेंटल। तो ये हो गया हमारा ईयर 0 का डिस्कशन। ईयर 0 में नया एसेट रहा तो एसेट की कॉस्ट लेनी है, वर्किंग कैपिटल लेनी है, जो भी उससे रिलेटेड सेटअप कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो सब लेना है आपको। और अगर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल लेंगे, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेंगे, और टैक्स इंपैक्ट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट भी लेंगे। ऑफ कोर्स न्यू एसेट की कॉस्ट भी लेंगे, न्यू एसेट का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कॉस्ट भी लेंगे। उसके बाद जो मेन आपका काम है ना, वो ये है इंटरिम कैश फ्लो निकालना। इंटरिम कैश फ्लो का मतलब है जैसे प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है तो स्टूडेंट को एक टेबल बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। मान लो प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपसे मेहनत करवाएगी, सेल्स देगी, वेरिएबल कॉस्ट देगी, फिक्स्ड कॉस्ट देगी, डेप्रीशिएशन देगी, टैक्स देगी, पैट देगी, फिर वापस पैट में डेप्रीशिएशन ऐड बैक करके CFAT निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सारे ईयर का कैश फ्लो बराबर होगा तो एक ही कॉलम बनाना है। फिर अगर मान लो सारे फिगर सेम है, एक ही कॉलम बनाना है, 1 से 5। आंसर में लिखेंगे 1 to 5। एक बार कैलकुलेट करो, डिस्काउंट करो। इतनी कम मेहनत इंस्टीट्यूट आपसे करवाना नहीं चाहती है, तो वो क्या करेगी, पहले साल का सेल 10,000 यूनिट, दूसरे का 20, तीसरे का 30, 50, 1 लाख, ऐसा कुछ कुछ दे देगी रैंडम। बैठ के करते रहो 5 मिनट तक पहले ये CFAT का कैलकुलेशन। दैट इज कॉल्ड इंटरिम कैश फ्लो। स्टार्ट से लेकर एंड होने तक जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करेगा उसको आपको कैलकुलेट करना। ये आपका सबसे बड़ा वर्किंग नोट होगा कुछ क्वेश्चन में। पहले तो 10-10 साल के भी क्वेश्चन आते थे, तो स्टूडेंट का 3 घंटे में 1 घंटा तो बेचारे का इसी में चला जाता था। आजकल थोड़ी दयालु हो गई है, 5-5 साल का ही पूछ रहे हैं, ठीक है। बट उसमें पहले 7 एडजस्टमेंट आते थे, अभी 12-14 आते, बात बराबर ही है। कॉलम कम हो गए, लाइंस बढ़ गई है। आफ्टर मेकिंग द इनिशियल कैश आउटफ्लो, it is necessary to begin implementing the project. The firm hopes to get benefit from future cash flow. Initial cash flow of a project depends upon the type of capital investment
ये यहाँ पर एक वर्ड यूज किया रॉन्ग, इनिशियल वर्ड है, इंट्रीम होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल का तो डिस्कशन हो चुका है। इंट्रीम कैश फ्लो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिसीजन। इंट्रीम कैश फ्लो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिसीजन। वापस यहाँ पे उन्होंने वही चीज बोली है कि मान लो एक न्यू प्रोजेक्ट है, मान लो एक न्यू प्रोजेक्ट है, तो न्यू प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको पुराने प्रोजेक्ट का कोई भूत आपके ऊपर सवार नहीं होगा। रिप्लेसमेंट वाले में पुराने का भी भूत आपके पीछे पीछे घूमता रहता है, उससे काम थोड़ा और बढ़ जाता है। क्या हमारे सिलेबस में रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी हैं? जी हाँ, सही गेस किया आपने। फ्रेश प्रोजेक्ट रहा तो काम इजी है, आपको पैट निकालना है पहले। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो कैसे पैट निकालना वेरी करता रहेगा, किसी में सेल दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, ओवरहेड, सब दे रखेगा आपको। एक नॉर्मल तरीके से पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, उसमें नॉन कैश आइटम अगर आपने लेस किया है पैट तक पहुंचने के लिए, ऐड बैक करेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में दिया हो कि बीच में आपको या तो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगी या कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो उसको भी प्लस माइनस कर देना। तो ये आपको आ गया बीच के सालों का कैश फ्लो। ये एडजस्टमेंट बहुत ही कम क्वेश्चन में आता है, लेकिन आता है, तो उसको भी प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। उसके अलावा एक और आता है यहाँ पे जो उन्होंने इंस्टीट्यूट भी लिखना भूल गई है, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। बीच के ईयर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर लगे, ठीक है। कार खरीदी, कार की लाइफ 20 साल है, लेकिन 5 साल के बाद आपको टायर बदलने पड़ेंगे। ओ, तो टायर का खर्चा भी 5वें साल में ऐड कर देना है। इज इट राइट? यस सर। ऐसा लग रहा सब लोग सो गए। नो सर। पक्का? यस सर। नींद में तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। चलो टेस्ट करते हैं, कितनी अंगुलियां जरा देख के बताना। 5। ओ माय गॉड, देखा, नींद में है। अगर फ्रेश नहीं हुआ प्रोजेक्ट, रिप्लेसमेंट हुआ, तो आपको 2-3 काम उसमें और करने हैं। रिप्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट निकालनी है। इंक्रीमेंटल बेनिफिट का मतलब है पुराने से इतना तो मिल ही रहा था, पुराने मशीन से इतना तो मिल ही रहा था, नई मशीन से कितना मिला? तो ये 30,000 मिल रहा था, ये 50 मिल रहा है। 80 कैसे हुआ भाई? 30 मिल रहा था, 50 मिल रहा, तो 20 का इंक्रीमेंटल फायदा हुआ ना। एक दिन तुम लोग के साथ रहते रहते मैं आगरा ही चला जाऊंगा सीधा। सिमिलरली इंटरिम कैश फ्लो रिप्लेसमेंट विल बी। अब रिप्लेसमेंट का फॉर्मेट अलग है, जरा ध्यान से देखना, मजाक नहीं करना, नहीं तो 10 मार्क हाथ से निकल जाएंगे। और ये तुम्हारा ये लीवरेज वाला चैप्टर नहीं है, 4-5 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले हैं कि कुछ दिन के बाद तुम त्राही त्राही करने लगोगे कि सर बस करो, बहुत हुआ। तो जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो पुराने का बेनिफिट आप लूज कर रहे हो और नए का बेनिफिट मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर आप पुराने को कंटिन्यू करते हैं तो आपका एक रेवेन्यू मिल ही रहा था 30,000, नए को आपने खरीदा तो रेवेन्यू 50 हो गया, तो 20 लेना आपको। उसी तरह पुराने को जब आप मशीन यूज कर रहे थे तो आप एक एक्सपेंस इनकर करते थे 10,000, अभी 15,000, तो इंक्रीमेंटल एक्सपेंस ले लिया, तो आपका इंक्रीमेंटल पीबीटी आएगा। क्या आएगा? नेट चेंज इन इनकम बिफोर टैक्स, जिसको मैं बोलता हूं इंक्रीमेंटल पीबीटी। इंक्रीमेंटल पीबी पे इंक्रीमेंटल टैक्स भी लगेगा, तो आपको मिलेगा इंक्रीमेंटल पैट। और इंक्रीमेंटल पैट में इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन भी ऐड बैक करना है। पूरा डेप्रीशिएशन ऐड नहीं करना इस बार, पुराने पे भी तो डेप्रीशिएशन लग ही रहा था ना, पुराने पे 2,000 डेप्रीशिएशन लग रहा था, अभी 4 लग रहा है, तो 2,000 का इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन हुआ, तो आपको यहां पर आ गया इंक्रीमेंटल सीएफएटी। कदम कदम पे इंक्रीमेंटल, यहां पर लिख के रखना है।
कदम कदम पर कुछ कुछ डायलॉग क्या एग्जाम में याद आते हैं। ओ ऐसा। अब इंक्रीमेंटल को मैं हिंदी लिटरेचर वाले लिपि में नहीं लिख सकता, ठीक है। कदम कदम पे इंक्रीमेंटल, ईयर 0 में इंक्रीमेंटल लिया था हमने, याद है। इंट्रीम कैश फ्लो भी इंक्रीमेंटल होगा। अब आ गया तीसरा, टर्मिनल ईयर इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो। टर्मिनल ईयर मतलब लास्ट ईयर, जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपको क्या कैश फ्लो लिखना है उस साल, जरा ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में दिया तो कैपिटल एसेट का सैल्वेज वैल्यू लेना है आपको, अगर दिया हो तो। उसके अलावा ऑफ कोर्स लास्ट ईयर का जो भी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगा वो भी लेंगे। लास्ट ईयर का 10वें साल का भी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो तो आ ही रहेगा ना, इंट्रीम कैश फ्लो, वो भी लेना है। उसके अलावा जब ये आप एसेट बेचोगे फिर वही कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, उसको कंसीडर करेंगे। एसेट बेचने पे कैपिटल गेन या लॉस हुआ तो उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर में जो आपने वर्किंग कैपिटल लगा रखी थी प्रोजेक्ट में वो रिलीज हो जाएगी। अब याद है वर्किंग कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया लास्ट ईयर में रिलीज कर देना है। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो अज्यूम करना है कि 100% वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द लास्ट ईयर टर्मिनल ईयर कैश फ्लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। लगभग सारे क्वेश्चन में ये 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं आपको। पहले 3 वर्किंग नोट बन गए, उसके बाद CFAT को डिस्काउंट करना पड़ेगा।